युद्ध का दौर, सर। ठीक है, यस सर। शीत युद्ध का दौर हम इससे लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, हाँ यस सर। ठीक है। तो जैसे सभी लोग सुन रहे हैं ना? यस सर। यस सर। हाँ, इसलिए कि अब हम इसमें आपसे चर्चा भी करते चलेंगे और आपसे जवाब भी चाहेंगे। सही हो गलत आप जवाब देंगे, है ना? और ऐसा मत समझो कि हम आप लोगों का टेस्ट ले रहे हैं, कितना पढ़े हो कितना नहीं पढ़े हो। तनिक भी तनाव में नहीं, ये जीवन में बात होगी और उसके साथ साथ हम उसका जवाब भी बताएंगे, है ना? जैसे एक क्वेश्चन हम आपसे, पहला क्वेश्चन जैसे शीत युद्ध के बारे में हम कथन बोलेंगे। कुल कथनों की संख्या होगी 4 और उन कथन में से 3 कथन सही है और 1 कथन गलत है, ठीक है। कोल्ड वार के संदर्भ में हम 4 कथन बोलेंगे, जिसमें से 3 कथन सही है और 1 कथन गलत है। अब आपको इसको ध्यान से सुनना है और जो कथन गलत होगा, है ना, जो सही होगा वो आप टैली करते चलेंगे कि तो स्थिति के बारे में है ही है, जो नहीं है उसको आप मुझे बताएंगे, ठीक है। पहला कथन है इसमें, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच की एक प्रतिस्पर्धा थी। 4 कथनों में पहला कथन। अच्छा, इस पर हम डिस्कस भी करते चले, है ना? संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच एक प्रतिस्पर्धा थी। शीत युद्ध के दौरान यह बातें थी कि नहीं थी? यस सर। थी। इसका मतलब यह कथन सही, गलत नहीं, सही है, ठीक है। दूसरा, यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था। यस सर। यह भी कथन सही है। यस सर। महाशक्ति किसके किसके लिए कहा गया यहाँ पर? हेलो। हाँ, महाशक्ति किसके लिए कहा गया यहाँ पर? सर अमेरिका को और सोवियत संघ। हाँ, सोवियत संघ। यहाँ पे हम बोलेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था। विचारधारा शब्द का प्रयोग है इसमें, यह भी कथन सही है, ठीक है। तीसरा, शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की। यस, ये भी कथन सही है। यह भी कथन सही है। सही। 3 कथन हो गए। चौथा कथन है, अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। गलत है सर, ये गलत है। तीनों लोग कंसेप्ट क्लियर है ना? यह कथन गलत है। ठीक है। अच्छा, इसको हम आप कई तरीकों से समझ सकते हैं। यह तो बहुविकल्पी हो गया, या हम जब शीत युद्ध के बारे में लिखेंगे तो 3 कथन हम उसमें लिख सकते हैं कि शीत युद्ध के दौरान क्या क्या चीजें थी। ये चौथी चीज को हम छोड़ देंगे, बहुविकल्पी में एक को गलत करेंगे और सामान्यतः अगर हमको लिखना होगा तो इन 3 चीजों को हम उसमें एक साथ लिख सकते हैं। ये भी क्लियर? अब आगे आते हैं, है ना। गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता। गुट निरपेक्ष आंदोलन, और क्या बोलते हैं इसको? गुट निरपेक्ष आंदोलन को और क्या बोलते हैं? निर्गुट आंदोलन। और क्या बोलते हैं? निर्गुट आंदोलन। निर्गुट आंदोलन ना। चाहे हम निर्गुट शब्द का प्रयोग करें या गुट निरपेक्ष का प्रयोग करें, दोनों क्या है? सेम है, एक है। अब इसके उद्देश्य की बात करते हैं। उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता, इसमें भी हम 4 कथन बोलेंगे, जिसमें से 1 कथन गलत है और 3 कथन सही।
उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना। सर सही है। ये सही है। ठीक है। उपनिवेश का अभिप्राय क्या है? चलो आप में से कोई बताओ। सर किसी ताकतवर देश किसी कमजोर देश से अपना अधिकार जमाता है, कब्जा करता है, उसे उपनिवेश बात कहते हैं। हाँ, कब्जा कर लेता है और उस पर शासन भी करता है ना। तो यह रहा उपनिवेशवाद। कोई सशक्तशाली देश किसी कमजोर देश के ऊपर शासन करता है, अधिकार कर लेता है। अधिकार करने के बाद उस पर अपनी व्यवस्था को संचालित करता है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन इसके विरुद्ध था। ठीक है, कि कोई उपनिवेश न हो। और दूसरा, इसमें किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना। तो सही है। हाँ, यह भी सही है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सीधा सीधा अभिप्राय। अच्छा, सैन्य संगठन में किसी सैन्य संगठन का नाम बताइए आप। नाटो क्या था? नाटो सर? हाँ, सर नाटो भी तो एक सैन्य संगठन था। हाँ सर, ये नाटो ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। हाँ हाँ, तो उसमें हम नाटो पर चलेंगे तो उससे कभी डिस्कस करेंगे। ये नाटो भी एक सैन्य संगठन था। सैन्य संगठन का अभिप्राय, या आप मान के चलिए कि जो भी देश, कई देश मिलकर के जो एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप का जो मेन उद्देश्य है वह यह होता है कि किसी भी देश पर कोई दूसरा देश जब हमला करेगा तो उन देशों का जो समूह है वे सारे देश मानेंगे कि मेरे देश के ऊपर आक्रमण हुआ है। ठीक है। सैन्य संगठन का अभिप्राय, जैसे मान लो कि कोई सैन्य संगठन, जैसे मान लो व्यक्ति विशेष को ही रख लो, जैसे 4-5 दोस्त हैं एक ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में भी 4-5 दोस्त हैं। तो उन दोस्तों में से किसी एक के ऊपर भी अगर हमला होता है तो चारों पांचों समझेंगे कि हमारे ऊपर हमला हुआ है। केवल उसके ऊपर हमला नहीं हुआ है, हमारे ऊपर हमला हुआ है, यह मान करके वे चारों पांचों एक साथ मिलकर के फिर उसका प्रत्युत्तर देंगे। ठीक है। सैन्य संगठन का अभिप्राय भी यही था कि किसी एक देश पर किसी दुश्मन देश के द्वारा हमला होने की स्थिति में उस सैन्य संगठन से जुड़े हुए सभी देश एक साथ मिलकर के उसका प्रतिरोध करेंगे। सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य में था कि हम उसमें शामिल नहीं होंगे। अच्छा, तीसरा, इसमें वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। सर ये गलत है। हाँ, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना ये क्या है? गलत है। ठीक है। तटस्थता का अभिप्राय क्या है? अच्छा, गुटनिरपेक्ष तटस्थ संगठन है या नहीं है? ये सब संगठन है। नहीं, संगठन तो है गुटनिरपेक्ष। अब आप हमको ये बताइए कि गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन, जो संगठन है, यह क्या तटस्थता की नीति अपनाता है या नहीं अपनाता? स्वतंत्रता, तटस्थता, तटस्थता, तट, तट का अभिप्राय किनारा से होता है। तट, तटस्थता। तटस्थता का अभिप्राय यह है, जैसे मान लो कि दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, ठीक है, और वहां से कोई व्यक्ति गुजर रहा है और वह उन दोनों लोगों के बारे में कुछ भी न करे, वो आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, करते रहे, हमसे मतलब नहीं है, इस भावना के साथ वहां से वो चुपचाप निकल जाए, उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे, इसको कहा जाता है तटस्थ रहना। अच्छा, ठीक है। ये सब तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य यह नहीं था कि जैसे संसार के कुछ देश आपस में किसी तरह का कोई
कार्य कर रहे हैं जो उचित भी हो सकता है और अनुचित भी हो सकता है, तो इस आधार पर शांत नहीं रहेगा कि हमारा कोई मतलब नहीं है। यस सर। देखिए, कोल्ड वार, शीत युद्ध और गुटनिरपेक्ष शीत युद्ध के दौरान जो दो महाशक्तियां थी, सोवियत संघ और अमेरिका, ठीक है। हाँ। ये जो संगठन बने थे, इस सही और गलत के आधार पर नहीं बने थे, दो ग्रुपों में बने थे। अगर उसके साथ वाला गलत भी कर रहा है तो उसी का साथ देंगे, लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन में ऐसा नहीं था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में ऐसा था कि जो देश सही है हम उसका साथ देंगे और जो देश गलत कर रहा है उसका हम विरोध करेंगे, ठीक है। यस सर। है ना। तो यस सर। तटस्थता की नीति, गुटनिरपेक्षता की नीति नहीं। ये प्रश्न आता है आगे के चैप्टरों में, आपसे पूछा जा सकता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन और तटस्थता में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये पूछा जा सकता है, या यह पूछा जा सकता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या तटस्थता है, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो तटस्थता का अभिप्राय यही है कि वह हस्तक्षेप नहीं करता, चाहे वह कोई सही हो या गलत हो, उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करता। जबकि गुटनिरपेक्षता में ऐसा नहीं है, वह जो सही है उसके साथ होगा और जो गलत है उसका प्रतिरोध करेगा, विरोध करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब आगे क्या है, वैश्विक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य। वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना, यह उद्देश्य था कि नहीं गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। हाँ, वैश्विक का अभिप्राय मालूम है ना, विश्व स्तर पर। हाँ। आर्थिक, इकोनॉमिक और असमानता, बराबरी नहीं है, है ना, यह उद्देश्य था। अच्छा, यह बहुविकल्पी प्रश्न है। यह अलग से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य क्या है, तो उनमें भी इन बातों का आप उल्लेख कर सकते हैं। ठीक है। एक प्रश्न और हम आप लोगों से करेंगे, इसके बाद आज फिलहाल इतनी ही बात करेंगे क्योंकि आकस्मिक आ गए हैं, तो आप लोग भी किसी न किसी काम में लगे होंगे, है ना। महाशक्तियों द्वारा बनाए गए सैन्य संगठनों की विशेषता बताने वाले कुछ कथन है ना। महाशक्तियों द्वारा बनाए गए सैन्य संगठनों की विशेषता बताने वाले कुछ कथन है। इनमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, एक बार फिर से दोहरा देते हैं। महाशक्तियों द्वारा, महाशक्तियों शब्दों का प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के लिए है। ठीक है, द्वारा बनाए गए सैन्य संगठन अर्थात नाटो और सीटो, ठीक है, ये दो सैन्य संगठन है। अब इसमें चर्चा होगी कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। इसमें आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, एक ग्रुप है सोवियत संघ और दूसरा ग्रुप है अमेरिका। ठीक है। हाँ, अब विकल्प जो दिए गए उनमें हम चर्चा कर रहे हैं आपसे कि इसमें कौन सा सही कौन सा कथन गलत है। गठबंधन के सदस्य देशों को अपने भू क्षेत्र में महाशक्तियों के सैन्य अड्डे के लिए स्थान देना जरूरी था। हाँ सर। यह सही है ना। हाँ, यह सही, ये सही है। क्यों सही है? सैन्य संगठन है, अगर उस ग्रुप का सदस्य अपनी जमीन पर, अपने भूभाग पर, अपने भू क्षेत्र पर, अपनी जमीन पर अड्डा बनाने की अनुमति नहीं देगा तो युद्ध कैसे करेगा, इसलिए यह कथन सही है। दूसरा कथन, सदस्य देशों को विचारधारा और राजनीति दोनों स्तरों पर, सदस्य देशों को विचारधारा और राजनीति दोनों स्तरों पर महाशक्ति का समर्थन करना था। सही है, सही है। हाँ, यह भी कथन सही है।
ठीक है। देखिए, आप तीनों में से किसी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप क्रॉस कर सकते हो, क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो मुझसे, है ना? ठीक है, ओके। हाँ, किसी तरह का डाउट हो जाए तुरंत पूछो। और आगे आते हैं तीसरे में। जब कोई राष्ट्र किसी एक सदस्य देश पर आक्रमण करता था तो इसे सभी सदस्य देशों पर आक्रमण समझा जाता था। सही है सर। हाँ, यह कथन सही है। ठीक है, अब आगे आते हैं। महाशक्तियों सभी सदस्य देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करती थी। सर ये गलत है। यह कथन गलत है। ठीक है ना? क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं है ना? फिर से एक बार हम बोल देते हैं ताकि आपके ध्यान में रहे, ताकि आपको यह मालूम हो जाएगा। जैसे यह प्रश्न बहुविकल्पी में है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाशक्तियों द्वारा बनाए गए सैन्य संगठनों की विशेषता स्पष्ट करें। अलग से भी प्रश्न ऐसा बन सकता है। इसमें से जो कथन सही है उनका आप उल्लेख कर देंगे। गठबंधन के सदस्य देशों को अपने भू क्षेत्र में महाशक्तियों के सैन्य अड्डे के लिए स्थान देना जरूरी था। सदस्य देशों को हाँ बता। सर ये पहले वाला था, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए जो आप अभी बोले। अभी गठबंधन के सदस्य देशों को ना, यही ना? यस सर। गठबंधन का होता है, जैसे हमने बताया कि नाटो और सीटो, ये जो महाशक्तियां थी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है। एक चीज और यहाँ पे यह भी आप ध्यान कर लो कि सोवियत संघ वामपंथी विचारधारा को का समर्थक था। वामपंथी का अभिप्राय है समाजवादी विचारधारा का, साम्यवादी विचारधारा का, है ना? और जो अमेरिका था या है पूंजीवाद। तो पूंजीवाद के जो समर्थक देश थे वे अमेरिका के साथ जुड़ गए, और जो साम्यवादी वामपंथी विचारधारा के जो देश थे वे सोवियत संघ के साथ जुड़ गए। या आप यह भी समझ लो, ये तो सामान्य बात होगी। दूसरी बात यह भी समझ लो कि ऐसे देश जो किन्हीं कारणों से सोवियत संघ की मदद की वजह से उनके तले दबे हुए थे, अर्थात जैसे कोई व्यक्ति किसी की मदद कर देता है या किसी से कोई कर्ज ले लेता है या किसी से मदद की अपेक्षा रहती है, तो ऐसी स्थिति में चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे कोई देश हो, उसका विरोध नहीं कर पाता। कर पाता है? नहीं सर, नहीं कर पाता। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो कोई व्यक्ति किसी से कर्ज ले ले, तो जो कर्ज देने वाला व्यक्ति है अगर वह गलत भी करता है तो कर्ज लेने वाला व्यक्ति उसका प्रबल तरीके से विरोध नहीं कर पाता। कर पाता है? नहीं कर पाता। तो कुछ इसी तरह से सोवियत संघ और अमेरिका, दो जो महाशक्तियां थी, इन लोगों का विभिन्न देशों पर प्रभाव था, इन दोनों के पश्चात थे। अब यहाँ पर एक शब्द आया है इसमें, गठबंधन, है ना? ज्वाइंट फोरम, एक तरह से आप समझ लो कि एक से अधिक, या यह कह सकते हो कि दो या दो से अधिक देशों का किन्हीं मसलों पर आपस में सहमत हो जाना कि हम इस विचारधारा के साथ कार्य करेंगे या इसके अनुकूल हम काम करेंगे, या एक दूसरे के ऊपर हमला होगा तो हम अपने ऊपर हमला मानेंगे। वह किसी भी तरह का गठबंधन हो सकता है। यहाँ पर सैन्य गठबंधन की बात हो रही है। हम सामाजिक गठबंधन भी कर सकते हैं, सांस्कृतिक गठबंधन भी कर सकते हैं, ठीक है, और आर्थिक गठबंधन भी कर सकते हैं। आगे जब कभी समय मिलेगा तो उन विषयों पर भी चर्चा करेंगे कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक आधार पर कौन से गठबंधन किए गए, सांस्कृतिक आधार पर किन किन देशों का कौन सा गठबंधन किया गया। यहाँ पर जो गठबंधन की बात हो रही है वो सैन्य संगठन के आधार पर, ठीक है। ये गठबंधन
दो या दो से अधिक देशों का किसी विचारधारा को लेकर के आपस में सहमत हो जाना और एक दूसरे के का सहयोग करने का वचन देना या संधि करना। ठीक है, ये हो गया गठबंधन सदस्य देश। और भू क्षेत्र का अभिप्राय जमीन से है ना। भू क्षेत्र जमीन से है। जो देश है उसकी जमीन पर महाशक्तियां का अभिप्राय चाहे सोवियत संघ हो या फिर अमेरिका हो, इससे जुड़ा हुआ है। और सैन्य अड्डे का अभिप्राय जहां पर सैनिक रुकेंगे, जहां पर हथियारों को जमा किया जाएगा, जिन स्थानों पर एकत्रित होकर के युद्ध की रणनीति बनाई जाएगी या जहां से हम युद्ध लड़ेंगे, इस तरह की जहां गतिविधियां होती हैं उस स्थान क्या बोलते हैं? सैन्य अड्डे या सैनिकों का अड्डा। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, तो फिर कहो तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर ब्रेक करते हैं, है ना? ओके सर। हाँ, एक क्वेश्चन और देख लो, क्योंकि आधे घंटे हो गए फिर भी। अब यहाँ पर हम कुछ देशों का हम नाम ले रहे हैं, जिसमें आपको ये बताना है कि यह देश सोवियत संघ के गुट के साथ था या अमेरिका के गुट के साथ था या गुट निरपेक्ष आंदोलन में था, वो किसका समर्थक था। ठीक है, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी होगी कि जब भी हम सोवियत संघ गुट की बात करेंगे तो हमारे ध्यान में साम्यवादी गुट भी आना चाहिए, और संयुक्त राज्य अमेरिका की जब हम बात करेंगे तो वहां पर हमारे ध्यान में पूंजीवादी गुट का भी ध्यान आना चाहिए, जो भी इसके पहले चर्चा हुई थी। और सही और गलत के आधार पर किसी संगठन की जब हम बात करेंगे तो वहां पर गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात आएगी। ठीक है, अब इसमें फिर से हम कुछ देशों की एक सूची पे हम चर्चा करेंगे, जिसके बारे में आपको ये बताना होगा कि शीत युद्ध के दौरान किस गुट से जुड़ा था। 3 गुट की बात हमने बता दी, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, गुट निरपेक्ष आंदोलन। नंबर 1 पर पोलैंड। सर क्वेश्चन एक बार फिर से। हाँ ठीक है, क्वेश्चन है कुछ देशों के नाम हम आपके सामने रखेंगे, कुछ देशों का नाम हम आपसे बताएंगे और आपको यह बताना है कि यह जो देश है कोल्ड वार के समय में, शीत युद्ध के दौरान, यह किस गुट से जुड़ा था। क्वेश्चन समझ में आया? यस। जैसे 2 गुट प्रमुख रूप से थे, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, और तीसरा गुट निरपेक्ष आंदोलन। हम देश का नाम लेंगे, अब आपको बताना पड़ेगा कि यह देश किस गुट के साथ था। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ओके। जैसे केवल अमेरिका तो था नहीं, अमेरिका के साथ और सारे देश थे, तब जाके गुट बना। यस सर। उसी तरह से सोवियत संघ भी अकेले नहीं था, उसके साथ कई देश थे, तब जाकर के वह साम्यवादी गुट बना। तो उसी तरह से देश का नाम है पोलैंड। पोलैंड किस महाशक्ति के साथ था या किस गुट के साथ था? सर संयुक्त राष्ट्र क्या बोले? सोवियत संघ। सोवियत संघ। हाँ, सोवियत संघ के साथ। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नहीं था, बल्कि किसके साथ था? सोवियत संघ के साथ था। सोवियत संघ का जो गुट बना था साम्यवादी गुट था। ठीक है, और आगे दूसरा देश है फ्रांस। फ्रांस किसके साथ था? सर अमेरिका। सर सोवियत संघ। फ्रांस अमेरिका के साथ था ना? किसके साथ था? अमेरिका के साथ था। यार उल्टा क्यों बोल रहे हैं? हाँ, संध्या नहीं बोल रही, चुपचाप सुन रही ना।
नहीं सर, मतलब सुन रहे हैं, मतलब दिमाग में चल रहा है वही चीज। हाँ हाँ, नहीं ठीक है। अब फ्रांस संयुक्त राज्य अमेरिका जो पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था, संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था, सोवियत संघ साम्यवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था। अभी पहला था पोलैंड, साम्यवादी गुट के साथ था सोवियत संघ, और फ्रांस पूंजीवादी गुट, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तीसरा देश है जापान। सर अमेरिका के साथ। हाँ ठीक है, सर हाँ बोलो। हाँ, अमेरिका के साथ। जापान किसके साथ था? अमेरिका। हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ था। गुट अगर कहा जाए तो किस गुट में था ये, साम्यवादी की पूंजीवादी? पूंजीवादी। पूंजीवादी। हाँ, ये क्लियर होना चाहिए। नाइजीरिया। गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसको आप गुट निरपेक्ष आंदोलन में रखिए। ठीक है, इसको न तो सोवियत संघ के साथ रखिए, न तो अमेरिका के साथ रखिए, बल्कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के साथ रखिए। अगला देश है उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया, ठीक है। उत्तरी कोरिया किसके साथ? सोवियत संघ। सोवियत संघ, ठीक है, आंसर सही है। अच्छा, सोवियत संघ किस गुट में था, साम्यवादी पूंजीवादी? सर साम्यवादी। साम्यवादी, ठीक है। श्रीलंका। श्रीलंका। हाँ, श्रीलंका ये साम्यवादी गुट में था, पूंजीवादी गुट में था, गुट निरपेक्ष आंदोलन में था? सर गुट निरपेक्ष आंदोलन। हाँ सही है, मन में कुछ भ्रम था आप लोगों के, लेकिन सही जवाब है गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है जी सर। हाँ, फिलहाल ठीक है बेटा, आज इतना ही है ना? और ठीक है सर। हाँ, और हाँ, ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर।